नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं बायोलॉजी की, जो कि आपके HPTGT कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे MCQs जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये ऐसे MCQs होंगे, बेसिक्स भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे और एडवांस्ड भी होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए TGT कमीशन के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के ये MCQs। सो फर्स्ट है, हाउ मच एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। देखिए, हमने प्लांट फिजियोलॉजी में देखा है कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स चलती हैं। ग्लाइकोलिसिस हो गई, क्रैब साइकिल हो गई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह की जो डिफरेंट साइकिल्स हैं वो चलती हैं हमारे प्लांट्स में। तो यहाँ पे पूछा गया है, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितनी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो MCQs हैं वो चैप्टर वाइज चलेंगे, और आज की वीडियो का जो चैप्टर है वो है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के ऊपर सारे के सारे MCQs बेस्ड होंगे। तो आप अपना रिवाइज भी कर सकते हैं, और जो आपको टॉपिक क्लियर नहीं है उनकी भी आप एनालिसिस कर सकते हैं इन MCQs के बेस्ड पे। क्यों? क्योंकि जिस MCQs में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी लगेगी या फिर कुछ डाउट रहेगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वाला टॉपिक जो है वो आपका क्लियर नहीं है, तो ये कंसेप्ट आपको फिर से करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन ए है 673 किलो कैलोरीज, बी है 686 किलो कैलोरीज, सी है 666 किलो कैलोरीज एंड डी है 696 किलो कैलोरीज। तो जब भी एक मॉलिक्यूल बनाना हो हमने ग्लूकोज का, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है 686 कैलोरीज, 686 किलो कैलोरीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, the number of light quanta required for evolution of one molecule of oxygen is called as। देखो, हमें पता है कि प्लांट में जितने रिएक्शंस होते हैं उनमें लाइट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें, तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल है। लाइट होगी तभी आगे फोटोसिंथेसिस चलेगी, ठीक है। तो लाइट जो है वो रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? ऑक्सीजन की इवोल्यूशन के लिए। यहाँ से हमें ये पता लग रहा है, बट कितने नंबर चाहिए होता है हमारे एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को इवोल्यूट करने के लिए, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को निकालने के लिए? तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन यील्ड, ऑप्शन बी है फोटोसिंथेटिक यील्ड, ऑप्शन सी है क्वांटम यील्ड एंड ऑप्शन डी है ऑर्गेनिक यील्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम यील्ड, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ लाइट क्वांटा, ठीक है, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स, या फिर आप फोटोन मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि लाइट जो है वो क्वांटाइज मतलब फोटोन की फॉर्म में आती है, ठीक है। तो मतलब लिटिल डिस्क्रीट मेजर्स होते हैं लाइट के, उस तरह से लाइट जो है वो फॉल करती है या फिर लाइट जो है आती है, ठीक है। तो क्वांटम यील्ड से हम पता लगा सकते हैं कि कितनी ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल हैं वो इवोल्यूट होंगे, ठीक है। बेसिकली इसका नंबर रहता है 8 to 10, ठीक है, 8 to 10 रहता है इसका नंबर। तो आपने अभी यहाँ से इतना याद रखना है कि कितने नंबर ऑफ लाइट क्वांटा जो होते हैं वो चाहिए होते हैं इवोल्यूशन के लिए ऑक्सीजन की। तो वो हमें पता लगता है क्वांटम यील्ड से, ठीक है। क्वांटम यील्ड से पता लगता है लाइट का कि कितनी लाइट जो है रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, थर्ड, रेड ड्रॉप इज, रेड ड्रॉप क्या है? रेड ड्रॉप किसे बोला जाता है? ऑप्शन ए है ड्रॉप इन ऑक्सीजन यील्ड, ऑप्शन बी है ड्रॉप इन क्वांटम यील्ड, ऑप्शन सी है ड्रॉप इन ऑर्गेनिक यील्ड एंड ऑप्शन डी है ड्रॉप इन फोटोसिंथेटिक यील्ड। तो रेड ड्रॉप जो है वो ड्रॉप होता है फोटोसिंथेटिक यील्ड में। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, रेड ड्रॉप का मतलब क्या है कि ड्रॉप हो जाएगा फोटोसिंथेटिक यील्ड में। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ये है कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ROP लिख रही हूँ, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है इसका रेट। क्यों डिक्रीज हो जाता है? जब प्लांट जो है वो
लाइट को एक्सपोज करेंगे, ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे लाइट के साथ, और उसकी वेवलेंथ क्या होगी 680 नैनोमीटर से जो है वो ज़्यादा की वेवलेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो उसको बोल देंगे हम रेड ड्रॉप रीजन, ठीक है। और इसी वजह से जो है फोटोसिंथेटिक यील्ड जो है उसका रेट कम हो जाता है, और इसीलिए टर्म दे दी गई है रेड ड्रॉप। और इसको और भी बोल दिया जाता है फॉर रेड लाइट, ठीक है, फार रेड लाइट फिनोमिना या फिर रेड ड्रॉप फिनोमिना। जब प्लांट जो है वो एक्सपोज कर जाते हैं ज़्यादा ही लाइट्स में, कितनी वेवलेंथ से 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की कर देते हैं, और फोटोसिंथेटिक यील्ड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, रेड ड्रॉप अकर्स इन वेवलेंथ ऑफ, देखो अभी हमने किया कि कितनी वेवलेंथ से करती है ये इंक्रीज, तो ये हो जाती है 680 नैनोमीटर। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो उसे बोल देते हैं हम रेड ड्रॉप। नेक्स्ट, इमर्सन इफेक्ट इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ। सबसे पहले हम बात करेंगे इमर्सन इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद देखते हैं। तो ये ऐसा फिनोमिना है, ठीक है। इमर्सन इफेक्ट जो है वो डिस्क्राइब करता है कि फोटोसिंथेसिस रेट जो है, फोटोसिंथेटिक रेट या फिर फोटोसिंथेसिस जो है ज़्यादा हो जाती है, इसका रेट इंक्रीज कर जाता है। कब इंक्रीज कर जाता है, जब प्लांट जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं कम्बिनेशन वेवलेंथ में, ठीक है। कम्बिनेशन वेवलेंथ का है मतलब कि 680 नैनोमीटर में करेंगे और करेंगे 700 नैनोमीटर में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये आएगा PS1 की रेंज है ये, और ये है PS2 की रेंज, ठीक है। इसमें टू फोटो सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और इसकी इन्फ्लुएंस में जो है प्लांट क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सपोज होते हैं, ठीक है। इतना एक्सपोजर मिलता है उसको लाइट का, और इस इफेक्ट को बोल देते हैं इमर्सन इफेक्ट, जिसकी वजह से जो है फोटोसिंथेसिस जो है उसका रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इमर्सन इफेक्ट क्या इंडिकेट करता है, इमर्सन इफेक्ट इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ टू पिगमेंट सिस्टम, ठीक है। टू पिगमेंट सिस्टम PS1 एंड PS2 हो जाएगा, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको इमर्सन इफेक्ट जो है वो क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, इन लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, देखो दो रिएक्शन चलते हैं हमारी फोटोसिंथेसिस में, एक होता है हमारा लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है हमारा डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो जो लाइट फेज है मींस लाइट रिएक्शन जो है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस के टाइम किस किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ऑप्शन ए है ATP, ऑप्शन बी है NADPH2, ऑप्शन सी है ATP एंड NADPH2, एंड ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट्स। तो लाइट फेज में ATP एंड NADPH2 दोनों की फॉर्मेशन होती है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम डार्क की, तो डार्क में इन दोनों में से एक ही बनता है, एक ही मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, द फोटोसिंथेटिक यूनिट हैविंग 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बट घुमा के है कि फोटोसिंथेटिक यूनिट है एक, ठीक है, उसके पास कितने क्लोरोफिल हैं, 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो इन्हें बोला जाता है क्वांटाजोम, ठीक है। क्वांटाजोम फोटोसिंथेटिक यूनिट है और उसके पास 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, तो उसे हम क्वांटाजोम बोलेंगे, ठीक है। और वही बात करें अगर हम ऑक्सीजोम की, तो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, या सॉरी मैम्ब्रेन में, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें ऑक्सीजोम बोला जाता है, और ये एक टाइप की प्रोटीन होती हैं। और ये क्या काम करती हैं, ये ATP सिंथेज भी एक्ट करती हैं, मतलब एक टाइप से एंजाइम का काम भी करती हैं, जिनका नाम है F0 एंड F1, जो कि
हमारी ईटीसी साइकिल में हेल्पफुल होता है। बाकी आगे देखेंगे हम कि इसका काम क्या रहता है, बट आप अभी इतना याद रखिए कि ऑक्सीजोम एक टाइप की प्रोटीन्स हैं जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और क्वांटम एंड फोटोन जो है वो लाइट से इंडिकेट करते हैं, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वांटाजोम। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस प्रोसीड इन सीक्वेंस ऑफ। देखो फोटोसिंथेसिस कौन से सीक्वेंस में प्रोसीड करती है। अब हमें ये तो पता है कि लाइट फेज होती है, डार्क फेज होती है, ठीक है, ये रिएक्शन चलता है और फिर उसके बाद डार्क रिएक्शन चलता है। तो सबसे पहले कौन सा रिएक्शन चलता है ये पूछा गया है कि सीक्वेंस क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो सबसे पहले लाइट रिएक्शन होता है और उसके बाद डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट फेज चलेगी एंड उसके बाद हमारी डार्क फेज चलेगी। तो साथ में आपको मैं यहाँ पे लाइट एंड डार्क रिएक्शन का साइट भी बता देती हूँ, ठीक है। साइट इसकी लाइट फेज की जो हमारे पास साइट रहती है वो क्या रहती है एंड डार्क की क्या रहती है। तो ये होता है थैलेक्वाइड्स में, ठीक है, थैलाक्वाइड्स में, ठीक है। और जब बड़े ज़्यादा थैलेक्वाइड्स मिल जाते हैं ऐसे, ठीक है, ये एक सिंगल थैलेक्वाइड, ये मान लो ये एक थैलेक्वाइड है, ठीक है, और इसके साथ एक और थैलेक्वाइड ज्वाइन हो गया ऐसे, तो इन्हें बोल देंगे हम ग्रैना। कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी प्लूरल फॉर्म होती है ग्रैना, ठीक है। थैलेक्वाइड या फिर ग्रैना, थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन ऑफ थैलेक्वाइड या फिर आप सिंबल थैलेक्वाइड भी याद रख सकते हैं, वहाँ पे हमारे लाइट रिएक्शन होते हैं। और वही बात करें डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा ऑफ साइटोप्लाज्म, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। स्ट्रोमा क्या है, एक फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक मैट्रिक्स टाइप प्रेजेंट होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट में, वहाँ पे हमारे ये सारे के सारे डार्क रिएक्शन चलते हैं, ठीक है। और वही बात करूँ लाइट की, तो ये जो मैंने आपको थैलेक्वाइड बताया इसके बीच में जो है ल्यूमन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये थैलेक्वाइड्स हैं जहाँ पे हमारे लाइट रिएक्शन चलेंगे थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में। तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन चलता है और उसके बाद डार्क रिएक्शन चलता है, और साइट भी हमने डिस्कस कर ली कि कहाँ कहाँ पे ये रिएक्शन चलते हैं। नेक्स्ट, लाइट फेज कंसिस्ट ऑफ, लाइट फेज मतलब लाइट रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। लाइट फेज में क्या रहता है, ऑप्शन ए है 2 फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऑप्शन बी है 2 फोटोसिंथेटिक यूनिट्स, ऑप्शन सी है 2 क्लोरोप्लास्ट पार्ट्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, ठीक है। देखो लाइट फेज, लाइट रिएक्शन की बात हो रही है, तो अभी लाइट रिएक्शन देख लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है। लाइट रिएक्शन कैसे चलता है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, यहाँ से जो है वो सनलाइट आती है, ठीक है, सनलाइट आती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होते हैं, और यहाँ पे असेसरी पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है, कैरोटेनॉइड्स हैं वो है, ठीक है। क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट रहता है, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या रहता है कि ये जो लाइट आ रही है, लाइट को बोल दिया हमने फोटो, ठीक है, लाइट को बोल देते हैं हम फोटो, एंड जो रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे फोटो केमिकल रिएक्शन चलते हैं। देखो 2 फोटोसिंथेटिक यूनिट, फोटोसिंथेटिक यूनिट अभी हमने देखी कि फोटोसिंथेटिक यूनिट एक फोटो सिस्टम 1 था PS1 और दूसरी थी PS2, तो वो तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। 2 क्लोरोप्लास्ट पार्ट, अभी हमने देखा कि लाइट फेज जो है वो कहाँ चलता है, थैलेक्वाइड में चलता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट का एक ही पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 2 फोटोकेमिकल रिएक्शन चलते हैं हमारी लाइट फेज में, ठीक है। यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब होती है और वाटर की स्प्लिटिंग भी होती है, ठीक है, वाटर की स्प्लिटिंग भी होगी, वाटर जो है वो टूटेगा भी, और यहाँ पे लाइट की एब्जॉर्प्शन भी होगी। नेक्स्ट, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है कि लाइट एनर्जी जो कि हमें सन से मिल रही होगी, ठीक है, प्लांट्स को, तो वो कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में और फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म करते हैं वो फॉर्म करते हैं ATP एंड NADPH2, ठीक है, चाहे वो कोई भी रिएक्शन चल रहा हो, लाइट रिएक्शन हो या फिर डार्क रिएक्शन हो, ठीक है। तो ATP एंड NADPH दोनों में फॉर्म होते ही होते हैं। तो जब भी लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो ATP एंड NADPH2 बनेंगे। नेक्स्ट, फोटोफॉस्फोराइलेशन कंसिस्ट ऑफ, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है,
अब फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? फोटो का तो हमें पता है कि फोटो का मतलब क्या होगा, लाइट ही। जब भी वर्ड आएगा फोटो तो मतलब लाइट की बात हो रही है। अब हम बात करेंगे कि फॉस्फोराइलेशन क्या होती है। ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप का जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो अब प्लांट्स में फॉस्फेट जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? एटीपी में, ठीक है। या तो एटीपी से एडीपी बनेगा, ठीक है, या तो एडीपी से एटीपी बनेगा, ठीक है। ये चलता है फॉस्फेट का काम हमारी फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन की बात हो रही है, मतलब फॉस्फेट जो है वो ऐड होगा, ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडीपी से एटीपी बनेगा। इसका मतलब है एक फॉस्फेट डाई से एडिनोसिन डाईफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बन रहा है, तो उसका मतलब है कि एटीपी बनेगा, ठीक है। 3 एटीपी फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एक और जुड़ जा रहा है, 3 बन जा रहे हैं, तो इसको फॉस्फोराइलेशन बोल देंगे। और वहीं अगर मैं बात करूँ एटीपी से जब एडीपी बनता है, तो यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 ही रह गए, तो इसको डीफॉस्फोराइलेशन बोल देते हैं, उल्टी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। एनी हाउ, अब हम देखते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, कौन सी प्रोसेस चलती है। तो फर्स्ट है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, सेकंड है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, थर्ड है सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में चलती है, मतलब साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों ही प्रोसेस जो है वो फोटोफॉस्फोराइलेशन में चलेंगी। तो ऑप्शन ए जो है वो सीधा सीधा इसका करेक्ट हो जाता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, ठीक है। ये भी दोनों साइकिल्स हैं जो कि हमारे प्लांट्स में चलती हैं। आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट, द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। अब देखो फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसका बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है कि लास्ट में क्या मिलता है, ठीक है। तो अभी रिएक्शन ही लिख देते हैं यहाँ पे। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद वाटर होता है, और इसमें क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हो गई, हाँ जी हो गई। फिर उसके बाद क्या बना हमारे पास, ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, और उसके साथ हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं इसको, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, कार्बन 6 हैं, हो गया बैलेंस। एंड यहाँ पे यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे वाटर के साथ 6, ठीक है। तो ये है हमारे पास फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल रिएक्शन, जहाँ पे केमिकल एनर्जी बन रही है, ठीक है, लाइट एनर्जी को यूज़ होके। तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज जो है वो पहले स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जो है वो फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मींस सीधी सी बात है एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एटीपी एनर्जी जो है वो क्या करेंगे, प्लांट जो है वो उसको कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट क्या होता है, बाई प्रोडक्ट वो होता है प्लांट जिसको यूज़ नहीं करते हैं बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का यूज़ प्लांट नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट हो जाती है और इसका बाई प्रोडक्ट इसी हिसाब से ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्ट्रोमा इज द ग्राउंड मैट्रिक्स ऑफ। अभी हमने देखा कि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलता है जो कि एक मैट्रिक्स होता है, और वो किसका मैट्रिक्स होता है, तो ये सीधा सा आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, इन C4 प्लांट्स फोटोसिस्टम 2 इज एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ, ठीक है। देखो C4 प्लांट्स क्या होते हैं, C4 प्लांट्स में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में, जैसे फॉरेस्ट में होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो, जहाँ पे डेंस मीडियम रहता है इन्वायरमेंट का भी, और टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, ठीक है। टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर से हाई होगा या फिर बहुत ज़्यादा लो होगा। और C4 प्लांट्स में फोटोसिस्टम 2 जो है वो एब्सेंट रहता है,
कौन से सेल्स में। सबसे पहले हम देखेंगे कि C4 प्लांट्स में जो साइकिल चलती है, ठीक है, वो कौन सी साइकिल होती है और वो कौन से सेल्स में प्रेजेंट होती है, कौन से सेल में चलती है वो वाली साइकिल, ये देखेंगे हम उससे पहले। तो ये चलती है मीज़ोफिल सेल में, ठीक है, मीज़ोफिल सेल में चलती है C4 साइकिल, और बंडल शीथ में चलती है C3 साइकिल, जिसको कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ C4 साइकिल की, ठीक है, इसका नाम है हैच एंड स्लैक पाथवे, ठीक है। C4 पाथवे को हम हैच स्लैक पाथवे भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये चलती है मीज़ोफिल सेल में। ध्यान में रखना है कि मीज़ोफिल सेल में C4 साइकिल चलती है एंड बंडल शीथ में चलती है C3 साइकिल, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि फोटोसिस्टम 2 जो है वो एब्सेंट रहेगा किसमें, बंडल शीथ में, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बंडल शीथ्स, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल के सेल्स, ठीक है, C3 साइकिल। नेक्स्ट है इन CA प्लांट्स, यहाँ पे CA नहीं होगा, यहाँ पे C4 होगा, ठीक है, करेक्ट कर लेना, यहाँ पे C4 होगा। इन C4 प्लांट्स कैल्विन साइकिल एंजाइम्स आर एब्सेंट इन। देखो कैल्विन साइकिल C4 में तो चलेगी नहीं, ठीक है, C4 प्लांट्स में कैल्विन साइकिल का रोल नहीं होगा, वो अलग अलग सेल में चलती है। वो अभी हमने किया कि वो बंडल शीथ सेल में चलती है और C4 जो है वो मीज़ोफिल में चलते हैं, ठीक है। तो कैल्विन साइकिल के एंजाइम जो है वो सीधे सीधे कहाँ एब्सेंट होंगे, देखो बंडल शीथ में तो वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। गार्ड सेल एंड एपिडर्मल सेल इनका कोई काम नहीं है, तो बंडल शीथ में तो प्रेजेंट होंगे, बट कहाँ पे एब्सेंट होंगे, मीज़ोफिल सेल में। सिंपल सी बात है, जहाँ पे C4 चल रहा होगा वहाँ पे C3 नहीं होगा। तो यहाँ पे मीज़ोफिल क्लोरोप्लास्ट में कैल्विन साइकिल के एंजाइम जो है वो एब्सेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन कैम प्लांट्स इज। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैम प्लांट्स क्या होते हैं। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेटिक एडेप्टेशन करते हैं, जो कि एरिड इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। एरिड का मतलब होता है कि जो ड्राई ड्राई रीजन में एरिड, एरिड का मतलब होता है शुष्क, शुष्क यानी ड्राई, जैसे डेजर्ट वगैरह हो गए वो वाले प्लांट, जैसे कैक्टस की ही बात कर ले हम, है ना। तो क्या कर लेते हैं ये कि अडेप्ट कर लेते हैं ऐसे इन्वायरमेंट को, और उनमें यूनिक टाइप की फोटोसिंथेटिक पाथवे चलता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो, मतलब मिनिमाइज़ करने के लिए, वाटर लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए प्लांट में ये एरिड इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वाटर का लॉस जो है वो मिनिमाइज हो सके। तो इस टाइप के पाथवे को बोलते हैं कैम पाथवे, ठीक है। और ये चलता है ड्राई प्लांट्स में, जैसे कैक्टस की बात कर लो आप, है ना। तो वो एरिड इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, बड़ी ज़्यादा ड्राई एरिया में प्रेजेंट होते हैं, डेजर्ट में तो देखो पानी की वैसे ही कमी होती है, तो ये कैम पाथवे चलता है उनमें, जिससे कि पानी का जो लॉस है वो कम होता है। और फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्रेसुलिसिन, क्रेसुलिसिन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स, ठीक है। ये ऐसा ग्रुप होता है प्लांट्स का जिनके पास अडेप्टिविटी होती है एरिड इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, और इनमें यूनिक टाइप की फोटोसिंथेसिस चलती है, और इसकी वजह से इनका वाटर लॉस भी नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर जो है वो इस पाथवे में या फिर कैम प्लांट्स में वो कौन रहता है, तो इसमें होता है फॉस्फोफिनोल पायरुविक एसिड, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, PEP भी बोलते हैं इसको, फॉस्फोफिनोल पायरुविक एसिड, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन कैम, यहाँ पे फिर से मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे भी आप ठीक कर लीजिए, यहाँ पे भी C4 प्लांट्स होगा, ठीक है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन कैम और
फोर प्लांट्स इज, तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है इन दोनों साइकिल्स में वो रहता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। मैलिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, बट कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर आपको याद रखना है, कैम प्लांट्स में फॉस्फोफिनोल पायरुविक एसिड होता है, और इसका और C4 प्लांट्स का जो हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट रहता है वो मैलिक एसिड ही रहता है। ठीक है, इन दोनों का सेम है। नेक्स्ट, द कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस इज फाउंड इन, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस किस में चलेगी, कौन से प्लांट्स में चलेगी, तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं कौन से, C4 प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे फिर से मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे आप C4 प्लांट्स लेके चलिए। ठीक है, C4 प्लांट्स में क्या होता है, C4 प्लांट्स में C3 एंड C4 साइकिल दोनों चलती है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए एक रुबिस्को एंजाइम है जिसकी ज़रूरत होती है, और वो बंडल शीथ में ही प्रेजेंट होता है, मीजोफिल में नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए C3 साइकिल भी इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेटिव फोटोसिंथेसिस चलती है C4 प्लांट में, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, द शुगर फॉर्म दैट फोटोसिंथेटिक साइट इज, फोटोसिंथेटिक साइट कौन सी है जहाँ पे शुगर फॉर्म होती है। ठीक है, शुगर बेसिकली कहाँ पे फॉर्म होती है, प्लांट्स में होती है। ठीक है, तो वो शुगर जो है वो स्टोर्ड रहती है, या फिर प्लांट उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, या फिर उसको एसिमिलेट कर देते हैं, या फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो जो फोटोसिंथेसिस के दौरान शुगर की फॉर्मेशन होती है, जो हमारे पास ग्लूकोज बनता है, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोर्ट होता है, और उसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हमारे पास वस्कुलर बंडल्स करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम में से एक करता है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जाइलम का क्या काम होता है एंड फ्लोएम जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे वस्कुलर बंडल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक ही है जो कि शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस फॉर्मेशन। नेक्स्ट, द एनर्जी चेंज इन फोटोसिंथेसिस इज फ्रॉम, देखो अभी हमने स्टार्टिंग से ही देखा कि लाइट मिल रही है, ठीक है, और वो रिएक्शन हो रहे हैं, तो रिएक्शन जहाँ पे भी होते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो लाइट का यूज़ करके केमिकल एनर्जी बना रहे हैं, या फिर केमिकल्स हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ से एनर्जी निकल रही है, तो उसको केमिकल एनर्जी बोल देंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, लाइट एनर्जी से हमारे पास केमिकल एनर्जी चेंज हो जा रही है फोटोसिंथेसिस में। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन विच वेवलेंथ ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम, देखो लाइट जो है एब्जॉर्ब करते हैं हमारे पास प्लांट्स, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ पे, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ पे हमारी फोटोसिंथेसिस होती है वो कौन सी लाइट्स हैं। ठीक है, दो लाइट्स हैं हमारे पास, ब्लू लाइट एंड रेड लाइट, बट यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन में दोनों की दोनों दे दी हैं। ठीक है, हमने मैक्सिमम ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास ब्लू एंड रेड लाइट का रीज़न होगा तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था, जिनका नाम है T.W. इंगलमैन। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ T.W. इंगल या फिर इंजल, आप जैसे भी बोलना चाहें, इंजलमैन ने बताया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, प्रिज्म यूज़ किया था, और एक एल्गे था, ठीक है, जिसका नाम था क्लैडोफोरा, जो कि एक ग्रीन एल्गे था। इसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, प्रिज्म के साथ, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन हुई थी वो रेड एंड ब्लू लाइट की हुई थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो था वो इन दोनों लाइट का था। ठीक है, और यहाँ पे बताया था इन्होंने कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो इस रीजन में होती है। तो अब यहाँ पे ब्लू एंड रेड तो उन्होंने बताया था, बट सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम होगी वो होगी रेड लाइट की। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि रेड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ जो होगी लाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो मैक्सिमम रहेगी। वैसे भी हमें पता है कि रेड लाइट की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है बाकी लाइट्स के कंपैरेबल। तो यहाँ से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रहेगी वो रेड लाइट में रहेगी, अगर आपके पास ब्लू एंड रेड दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो। नेक्स्ट है, व्हेन क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट, ठीक है, इट गेट्स एक्साइटेड एंड एमिट्स
अभी हमने लाइट रिएक्शन में भी किया था, देखो यहाँ पे ये है सन, सन से एक यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए की बात की थी जिसको मैंने रिएक्शन सेंटर बोला था, और यहाँ पे इसके साथ एसेसरी पिगमेंट्स ज्वाइन थे, ठीक है, जो कि इसकी फोटो ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। अब यहाँ पे लाइट जो आ रही है सन से, तो रिएक्शन सेंटर पे फॉल करेगी तो ये एमिट करेगा, तो मैंने बताया था यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, ठीक है, जो कि आगे प्रोसेस में चलेंगे। तो सिंपल सी हो गया हमारे पास बात, ना ही ऑक्सीजन, ना ही वाटर, ना ही एनर्जी रिच कंपाउंड, सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करके। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द एक्सेस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ, देखो बड़ी ज़्यादा एनर्जी बच जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रिलीज करते हैं, तो वो प्लांट्स में एनर्जी किसके फॉर्म में सिंथेसाइज होती है, किस फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड आईपी, या फिर NADPH2 फ्रॉम NADP, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये यूज़ करते हैं एटीपी बनाने के लिए, ठीक है, एटीपी बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड आईपी। तो जो एक्सेस एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसका यूज़ किया जाता है एटीपी की सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट, द एक्सेस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, देखो अब ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर एक्सेस अमाउंट में है तो उसका प्लांट यूज़ कर लेंगे एटीपी बनाने के लिए। अच्छा जी, एटीपी बना लिए, अब उसकी जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस का क्या नाम है, तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं फॉस्फोराइलेशन। स्टार्टिंग में ही हमने किया था कि अगर देखो पिछले ऑप्शन में हम देखें तो यहाँ पे एडीपी से एडीपी प्लस आईपी, ठीक है, इससे क्या बन रहा है, एटीपी बन रहे हैं, एक और फॉस्फेट जो है वो ऐड हो जा रहा है एडीपी में, तो मीन्स फॉस्फोराइलेशन, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट हो रहा है, तो फॉस्फोराइलेशन ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट, ग्रेना आर एब्सेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ, ग्रेना, ग्रेना क्या है, थैलोकाइड्स की प्लूरल फॉर्म है, जब बड़े ज़्यादा थैलोकाइड्स ग्रुप में आ जाते हैं उसको ग्रेना बोल देते हैं, ठीक है। तो वो किस में एब्सेंट होंगे, देखो ऑप्शन ए है श्रब, ऑप्शन बी है हर्ब्स, सी है एल्गे एंड ऑप्शन डी है ट्रीज। देखो ग्रेना जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो श्रब्स में भी लीफ होते हैं, हर्ब्स में भी होते हैं, ट्रीज में भी होते हैं, तो यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस होगी। अब जिस भी ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वहाँ पे ग्रेना एब्सेंट होंगे, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंपल, एल्गे में ग्रेना जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो ये थे आज के एमसीक्यूज हमारे चैप्टर जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आगे मॉडरेट एमसीक्यूज आएंगे, ये थोड़े सिंपल से थे, डायरेक्ट थे, ठीक है। तो ये हमारे फोटोसिंथेसिस की 2-3 वीडियो में कवर हो जाएगा पूरा चैप्टर का, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। तो अगर आपको इन एमसीक्यूज का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का आपको यहाँ पे हमने दे दिया है यूज़र नेम, तो आप इसके थ्रू जो है हमारे से जुड़ सकते हैं, @TAT TGT PGT के साथ, ठीक है। और साथ ही हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये एमसीक्यूज हेल्पफुल लगे हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब भी करें। आगे इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे हम इसी चैप्टर के साथ। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो थोड़ा मॉडरेट एमसीक्यूज़ की रहेगी, वो वीडियो नंबर 2 रहेगी हमारी इसी सेम चैप्टर की।